हेलो दोस्तों, आज है 19 अगस्त 2023। 19 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आज का, कहाँ की अर्थव्यवस्था में मंदी आई है? तो कहाँ की अर्थव्यवस्था में मंदी आई है दोस्तों? नीदरलैंड। कहाँ की अर्थव्यवस्था में दोस्तों? नीदरलैंड। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। नीदरलैंड की जो अर्थव्यवस्था में क्या है, मंदी आई हुई है। ठीक है, अब नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था में मंदी आई है तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, डच अर्थव्यवस्था में मंदी में प्रवेश किया है। दूसरी तिमाही के आधार पर 0.3% की कमी आई है। महामारी के बाद यह पहली मंदी है और वर्ष के 3 महीनों में 0.4% संकुचन के बाद है। ठीक है, यूरोजोन की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उपभोक्ता खर्च और निर्यात में गिरावट से प्रेरित थी। उपभोक्ता खर्च 1.6% की गिरावट आई है, जबकि निर्यात वर्ष के पहले 3 महीनों की तुलना में 0.7% क्या था, कम था। नीदरलैंड में महंगाई सितंबर 2022 में 14.5% के शिखर तक पहुंचने के बाद कम हो गई है, लेकिन तीसरी तिमाही में लगभग 6% है। ठीक है, डच अर्थव्यवस्था उच्च स्फूर्ति, बढ़ती ब्याज दरों और यूक्रेन में युद्ध सहित कई चुनौतियों का सामना कर रही है। आने वाले महीनों में इन चुनौतियों का अर्थव्यवस्था पर असर जारी रहने की संभावना है और संभव है कि मंदी गहरी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। अब बात आई है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड को मैप में देख लेते हैं। ये मैप में है नीदरलैंड। ठीक है, क्या है नीदरलैंड। अब इसकी सीमा नॉर्थ सी और जर्मनी से मिलती है। ठीक है, अगर इसकी राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम है। क्या है राजधानी? एम्स्टर्डम है। प्रधानमंत्री की बात करें कौन है? मार्क रुटे हैं। और मुद्रा की बात करें डच ग्लेटर है। ठीक है, सन 2002 में नीदरलैंड ने भी क्या किया, यूरो को अपने क्षेत्र में अन्य देशों के समान ही यूरोप की एक एकल मुद्रा को यूरो को अपना लिया। ठीक है, यानी 2002 में इसने क्या है, यूरो को अपना लिया है। ठीक है, तो आप इतना नीदरलैंड के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्टार्टअप ग्लोबल इल्यूमिनेशन का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? ओपन एआई ने। किसने किया दोस्तों? ओपन एआई, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ओपन एआई ने किया है। ठीक है, ओपन एआई ने किया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ओपन एआई ने न्यूयॉर्क स्थित एक सरल स्टार्टअप ग्लोबल इल्यूमिनेशन का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया है, जो नवीन रचनात्मक उपकरण, डिजिटल अनुभव और मजबूत बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए एआई की शक्ति का उपयोग करता है। यह अधिग्रहण ओपन एआई की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और एशिया परिदृश्य में क्रांति लाने की प्रतिबद्धता को क्या है, संकेत देता है। ओपन एआई संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्थित एआई अनुसंधान प्रयोगशाला है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उन्नति के लिए समर्पित है। इसका प्राथमिक लक्ष्य कृत्रिम सामान्य बुद्धि विकसित करना है, जो न केवल कुशल है बल्कि सुरक्षित और फायदेमंद भी है। 2015 में स्थापित ओपन एआई की स्थापना एआई अनुसंधान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के मिशन के साथ हुई है। इसकी सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक चैट जीपीटी का निर्माण है, जो नवंबर 2022 में पेश किया गया एक अभूतपूर्व चैटबॉट है। ठीक है, अगर बात करें ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन है। कौन है दोस्तों? सैम ऑल्टमैन इसके क्या है? सीईओ हैं। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ की दोस्तों? 14,903। कितना दोस्तों? 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब 14,903 दी है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,903 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पहल का मकसद कौशल, साइबर सुरक्षा, उच्च क्षमता की गणना में डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के साथ लोगों को प्रौद्योगिकी सुगम भी बनाना है। विस्तार की अवधि 5 साल की होगी। वित्त वर्ष 2021-22 से माना जाएगा और वित्त वर्ष 2025-26 तक विस्तार कार्यक्रम चलेगा। मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया विस्तार के तहत पूर्व में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। बजट परिव्यय वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए मंजूरी किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पहली बार केंद्र द्वारा 2015 में शुरू किया गया और अब इसके दायरे में सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण कार्यक्रम के तहत
2.65 लाख लोगों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स कार्यक्रम बोर्ड में कौन चुने गए हैं? ठीक है, तो कौन चुने गए हैं दोस्तों? तो कौन चुने गए? वो आदिल सुमरीवाला चुने गए। कौन चुने गए दोस्तों? आदिल सुमरीवाला चुने गए हैं। ठीक है, अब आदिल सुमरीवाला चुने गए हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं और विश्व एथलेटिक्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 अध्यक्षों में से एक रूप में चुना गया है। ठीक है, जो ग्लोबल ट्रैक और फील्ड प्रबंधन संगठन में किसी भारतीय द्वारा सबसे उच्च पद है। 65 वर्षीय सुमरीवाला, जो भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन AFI के अध्यक्ष हैं, बुधवार को बुदापेस्ट हंगरी में हुई WAW की चुनाव में किए गए वोटों में तीसरे सर्वाधिक नंबर के वोट प्राप्त किए हैं। इनके 4 वर्षीय कार्यकाल सेवा करेंगे। ठीक है, तो इनके कितने वर्ष का कहल? 4 साल का इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो इनके बारे में इतना आप याद जान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIBA विश्व कप 2023 कब से शुरू होगा? तो कब से शुरू होगा दोस्तों? 25 अगस्त से, यानी ऑप्शन सी सही है। कब से शुरू होगा? 25 अगस्त से। ठीक है, 25 अगस्त से शुरू होगा। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बात करते हैं, टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 32 टीमों को 4-4 टीमों में 8 समूह में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमों दूसरे दौर में पहुंचाएगी, जहां उन्हें 4-4 टीमों में 4 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे दौर में प्रत्येक ग्रुप के शीर्ष 2 टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल एकल एलिमिनेशन रूप में खेलेंगे। ठीक है, ये है। ठीक है, FIBA वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल। ठीक है, तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कौन सी ई बस सेवा को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने कौन सी ई बस सेवा को मंजूरी दी है? तो कौन सी दोस्तों? PM ई बस। कौन सी दोस्तों? PM ई बस, यानी PM ई बस सेवा को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। ठीक है, अब PM सेवा बस है तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने सिटी बस संचालन को बढ़ावा के लिए PM ई बस सेवा को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने कहा है कि बिना संगठित बस सेवा वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार 169 शहरों में लगभग 10,000 ई बसें तैनात की जाएंगी। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचों की उन्नति किया जाएगा। इसके लिए 57,000 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया गया है। इस बजट में 2,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्युति चंद्र पर लगा कितने साल का प्रतिबंध? तो द्युति चंद्र पर, ये एथलीट्स हैं, इन पे कितने साल का प्रतिबंध लगा? कितने दोस्तों? 4 साल का। कितने साल का दोस्तों? 4 साल का, यानी ऑप्शन ए सही है। द्युति चंद्र पे 4 साल का क्या लगा है? प्रतिबंध लग गया है। ठीक है, क्यों प्रतिबंध लगा है? ठीक है, ये देख लेते हैं। ठीक है, भारत के सबसे तेज महिला एथलेटिक्स और राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक के रूप में प्रसिद्ध भारतीय फर्राटा धावक द्युति चंद को प्रतियोगिता से बाहर डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंध के साथ एक बड़ा झटका लगा है। ठीक है, परीक्षण में चयनात्मक एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की उपस्थिति का पता चला है, जिससे उसे प्रतिस्पर्धा खेलों से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। चंद का उल्लेखनीय एथलेटिक्स करियर अब इस डोपिंग घटना से प्रभावित हुआ है। ठीक है, यानी क्या है? डोपिंग की हुई थी और पॉजिटिव पाई गई थी। ठीक है, इसलिए इनको खेल से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, द्युति चंद पर 3 जनवरी 2023 से प्रतिबंध शुरू होगा, जो 5 वर्ष 2022 को, ठीक है, 5 दिसंबर 2022 को SARM के लिए प्रतियोगिता से बाहर डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण लगा है। इसके उल्लंघन के परिणाम स्वरूप नमूना संग्रहालय की तारीख से प्राप्त सभी प्रतिस्पर्धी परिणामों को रद्द कर दिया जाएगा, जिससे इस अवधि के दौरान अर्जित किसी भी पदक, अंक व पुरस्कार को वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा किए गए फैसले में चंद को नाडा के अनुच्छेद 2.1 और 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जिसके कारण उन्हें नाडा NTR 2021 के अनुच्छेद 10.2.1.1 के तहत 4 साल की अपात्रता का सामना करना पड़ेगा। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग माइकल पार्किंस का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो कितने साल के, यानी 88 साल की उम्र में किंग माइकल पार्किंस का निधन हो गया। तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक है,
अब बात आई है किंग्स पार्किंस के बारे में। देख लेते इनके बारे में। मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में पार्किंस के योगदान को विविधता मान्यता दी गई है, जब उन्हें 2008 में बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उन्हें दिया गया सम्मान ब्रिटिश संस्कृति पर उनके अस्थायी प्रभाव का प्रमाण था। 2005 में उन्हें ग्रेट ब्रिटेन के खेल पत्रकार संघ के अध्यक्ष की भूमिका भी इन्होंने निभाई है और ये 88 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।